सो जय हिंद टू ऑल द एयर फोर्स अग्निवीर एस्पिरेंट। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है हर उस एयर फोर्स अग्निवीर एस्पिरेंट के लिए जिसका सपना है अपनी वर्दी को पाने का। आप सभी के रिटन एग्जामिनेशन ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। आप बिना किसी देरी के ज्वाइन करें जल्द से जल्द हमारे ऑफलाइन बैचेस को, ताकि आपकी वर्दी के सपने को पूरा करने में हम भी अपना प्रॉपर योगदान दे सकें। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो स्पेसिफिकली रहेगा आपके अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 को लेके, जो आपके फेज 2 में पीएफटी के बाद होगा। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्या होता है, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। हम ये कंसीडर करके चलेंगे आपको फिलहाल अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहला टेस्ट जो आपका होगा वो आपका पीएफटी का होगा, जिसमें आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, जो बॉयज के लिए 7 मिनट है और गर्ल्स के लिए 8 मिनट है। रेस क्वालिफाई करने के बाद इट इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मतलब कि बहुत ज्यादा तेज दौड़ने से भी आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। सो ऑलवेज कीप योर फोकस कि आप कैसे भी करके अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर लें। रेस क्वालिफाई करने के बाद आपके होंगे 10 पुशअप्स बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए पुशअप्स नहीं है। देन 10 सिटअप्स फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, देन 20 स्क्वाट्स फॉर बॉयज एंड 15 स्क्वाट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। जो पीएफटी क्वालिफाई कर लेगा फिर उसका होता है अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट बचे नहीं और हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 का टेस्ट, जिसमें आप लोग को ग्रुप डिस्कशन परफॉर्म करना है। उसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बनाया जाएगा जल्दी। अगर हम बात करें अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 दैट इज एसआरटी टेस्ट, जिसको लेके अक्सर बहुत सा डाउट रहता है कैंडिडेट्स के अंदर, तो बेसिक से शुरुआत कर देंगे क्या होता है अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आप सभी को 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी एंड यू विल हैव टू फिल द ओएमआर शीट। इन 45 क्वेश्चन को करने का जो समय आपको दिया जाएगा दैट विल बी 30 मिनट। सो 30 मिनट के अंदर आप सभी को 45 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इन 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, और आपके 5 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर टाइम का प्रेशर बढ़ाने के लिए, आपको ये जताने के लिए है कि किसी भी तरीके से आपको एसआरटी का जो पहला रिस्पांस आपके दिमाग में आता है आपको सिर्फ उसी ऑप्शन पे ओएमआर शीट में फिल करना है। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो बायलिंगुअल रहेंगे। बायलिंगुअल का मतलब होता है बोथ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। और एमसीक्यू मतलब कि 4 ऑप्शन में जो भी आपका रिएक्शन रहेगा उस पर आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में से 2 ही टाइप के बच्चे बाहर होते हैं। पहले वो जो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट ना कर पाए। सो अगर आप 30 मिनट्स के अंदर सारे 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो वो कहीं ना कहीं कारण बन सकता है आपके रिजेक्शन का। और दूसरे वो बच्चे जो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लेते हैं बट कहीं ना कहीं ओएमआर शीट को फिल करने में उनसे गलती हो जाती है, वो आधा फिल करते हैं फिर पूरा फिल सही से नहीं करते। सो ओएमआर शीट को मशीन रीड करती है, और अगर मशीन ने आपके क्वेश्चन को रीड नहीं किया, आपके बबल को फिल रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं काउंट होगा कि आपने आंसर का रिप्लाई नहीं किया है और वो फिर आपके रिजेक्शन का कारण बनेगा। सो एसआरटी का जो प्रैक्टिस आपको करना है वो किसी कॉपी पे टिक करके नहीं करना है, वो प्रॉपर ओएमआर शीट में एग्जाम वाला एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रेस के अंदर देंगे तो ही आपका रिजल्ट जो है वो वहां पे जाके बेहतर होगा। जैसे कि हमारे मेजर कल से क्लासेस की ऑफलाइन क्लास में जो आपकी प्रैक्टिस होगी एसआरटी को आपके ओएमआर शीट पे ही पे प्रैक्टिस होगी, और जो टाइम बाउंडेशन रहेगा वो 30 मिनट से कम करके, हम शुरुआत में 30 मिनट रहता है बट बाद में जाकर उसको कम करके 25 मिनट कर देते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 25 मिनट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं तो वहां पे अगर आपका बीच में बायोमेट्रिक स्कैन भी होता है कभी कभार, वो भी होता है, या फिर आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ गया आप सही से सोच नहीं पा रहे तो भी, या फिर अगर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफी मुश्किल आ गए तो भी आपके पास 5 मिनट का काफी बड़ा मार्जिन होगा और आप आराम से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये रही बात आपके एसआरटी के प्रोसीजर को लेके, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 डूज एंड डोंट्स के बारे में और आपके क्वेश्चंस की भी डिस्कशन करेंगे। बट उसके पहले बात कर लेते हैं एमकेएससी लर्निंग ऐप के बारे में। एमकेएससी लर्निंग ऐप में आपको टीचर्स का व्हाट्सएप नंबर तक मिलता है। यहाँ पर लाइव क्लासेस है, वीडियो लेक्चर है, डाउट काउंटर है, प्रैक्टिस पेपर है, ई बुक है और आपके लाइव एग्जामिनेशन भी हैं। तो अपने एग्जामिनेशन को कंफर्म करने के लिए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए जल्दी से डाउनलोड करें एमकेएससी लर्निंग ऐप और तैयारी में जुट जाएं, बिकॉज अभी कंपटीशन का दौर है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर हम कंपेयर करें तो अब आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और अर्जुन कितना भी धुरंधर हो उसको द्रोणाचार्य का गाइडेंस जरूरी होता है। सो दैट्स व्हाई जॉइन दिस, डाउनलोड दिस ऐप। अब बात करते हैं अपने डूज एंड डोंट्स के बारे में। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में डूज सिंपल से ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कभी कभार कुछ मिसप्रिंट आ सकते हैं आपके हिंदी वाले क्वेश्चन में, तो ख्याल रखना है कि हमेशा उस मोमेंट पे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी।
दूसरी जो मेजर गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि ढूंढने लगते हैं कौन सा आंसर बेस्ट होगा मेरे सिलेक्शन के लिए। वो काम आपको नहीं करना है। SRT आपके पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ टेस्ट है। जो भी रिएक्शन आपका आता है वो आपके पर्सनालिटी बेस्ड रिएक्शन है। आपको सिर्फ उसी ऑप्शन पे टिक करना है जो ऑप्शन आपके हिसाब से आप करते हो सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम और आप एक तरफ है और दूसरी तरफ डॉक्टर है, और यहां पे हमारे सामने एक किसी की बॉडी को कट करके ऑटोप्सी किया जाए, मतलब कि ऑटोप्सी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उस बॉडी को काट के उसके ऑर्गन को सर्च किया जा रहा है और हम लोग को काफी घिन वाली फीलिंग है। वी विल फील डिस्कस, खून दिख रहा है, ऑर्गन्स दिख रहा है, काफी बुरा लगेगा। बट अगर डॉक्टर जो है ऑन द अदर हैंड वो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाएगा, वो ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेगा, देखेगा किस हिसाब से हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। तो सेम कंडीशन में हमारा रिएक्शन अलग था और एक डॉक्टर का रिएक्शन अलग था, बिकॉज हम दोनों की पर्सनालिटी अलग है, हमारा बैकग्राउंड अलग है, हमारा जिस हिसाब से ब्रिंगिंग हुई है वो सारी चीजें बहुत अलग हैं। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है आपका रिएक्शन क्या रहता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, दो बातों का आपका ख्याल रखना है। पहली बात ये कि वो आपकी पर्सनालिटी से मैच करे, और दूसरी बात ये कि इस बात को भी आपको नहीं भूलना है कि आप वहां पे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने जा रहे हैं। सो जो भी ऑप्शन से आपकी पर्सनालिटी से मैच करता हो, वो ऑप्शन जिसमें एयरमैन लाइक क्वालिटी ज्यादा हो, आप उन्हीं ऑप्शन पे टिक करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट ज्यादा डिजायरेबल होगा एयर फोर्स के द्वारा टू सर्व इन द एयर फोर्स एज एन एयरमैन। अब बात करते हैं विदाउट एनी डिले, हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं ताकि आपसे जितने भी डाउट हैं आपको ये बात समझ में आ जाए कि किस हिसाब से आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होता है और क्या वो एक्चुअल में चेक करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहां पे बोल रहा है कि बीइंग इन हरी ही बोर्डेड अ रॉन्ग ट्रेन वेयर एज हिज ट्रेन वाज स्टैंडिंग ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जल्दीबाजी के कारण वह गलत ट्रेन में चढ़ गया जबकि उसकी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। सो वह क्या करेगा, पहला जहां ट्रेन जा रही थी वहां पे ट्रैवल कर लिया, दूसरा बाहर कूद गया ट्रेन से, तीसरा ट्रेन से उतरा और सही वाली ट्रेन को पकड़ लिया, और चौथा टीटी पे चिल्लाने लग गया। नाउ गिवन यू टाइम टू थिंक। अब यहां पे अगर हम ऑप्शन, सही ऑप्शन की बात करें तो डेफिनेटली आप सबको पता होगा कि यहां पे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। बिकॉज कहीं, अब यहां पे एक बात आपको समझनी है इस क्वेश्चन से, एग्जांपल से, कि कहीं पे भी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है प्रॉपर्ली। नोवेयर इन द क्वेश्चन, कहीं पे भी क्वेश्चन में मिस नहीं किया था कि जिस ट्रेन पे वो चढ़ा है वो ट्रेन चलना शुरू कर दी है और दूसरी आपकी जो ट्रेन है वो भी चलना शुरू कर दी। यहाँ पे आप अननेसेसरी स्ट्रेस आपको आप दिमाग में बना लोगे। सो जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि प्रॉब्लम आपकी ज्यादा है तब तक आप उस प्रॉब्लम को कम से कम आग के चलेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच आपको लेके हमेशा चलना है। तो अब जिस ट्रेन में आप उससे उतरेंगे अपनी रही वाली ट्रेन को पकड़ लेंगे। आप ऑप्शन नंबर ए में क्या करेंगे, ये शो करता है कि आपके अंदर कहने की कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपने रास्तों को चूज नहीं करते, तो ये गलत पर्सनालिटी को जज कर रहा है। दूसरा, जंप आउट तो कर दिया बट उसके बाद सही ट्रेन पकड़ा कि नहीं पकड़ा, अपनी ट्रेन तक पहुंच पाया कि नहीं, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाया कि नहीं, ये बातें सारी बातें आपकी इनकम्प्लीट है। सो दिस आंसर इज इनकम्प्लीट। आपको इनकम्प्लीट आंसर्स पे टिक नहीं करना है। योर रिएक्शन शुड ऑलवेज बी कंप्लीट। और चौथा, उसने टीटी पे चलाना शुरू कर दिया, ये किसी भी तरीके का नहीं है, आपका एग्रेशन को शो कर रहा है, आपकी गलत क्वालिटीज को शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको अवॉइड करनी है। इन दिस वे यू विल टिक एंड फाइंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्यू टू हैवी रेन द रिवर वॉज राइजिंग एंड ही हैड टू गो टू हिज विलेज क्रॉसिंग द रिवर। भारी वर्षा के कारण वह नदी ऊपर उठ रही थी तब और उसको नदी पार करके अपने गांव तक जाना था। सो वह पहला एक नाव ले लिया, दूसरा वेट किया रेन के रुकने का, उसके बाद फिर नाव ले लिया, तीसरा नदी को पार ही नहीं किया और चौथा उसको स्विमिंग करके क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पे आई टोल्ड यू कि आपको बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। अगर आप यहाँ पे बहुत बहादुरी की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप या तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे या तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक, डी पे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए और डी बहादुरी दिखाने के लिए अच्छे ऑप्शन है बट प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज कहीं पे क्वेश्चन नहीं मेंशन किया है कि आपको गांव जाने की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर ऐसा लिखा होता कि गांव जाके आपको बहुत जरूरी काम करना है तो फिर आप इन सब में से कोई ऑप्शन पे टिक करते, बट अगर आपको सिर्फ गांव तक पहुंचना है तो आप नॉर्मल अवेयर इंसान की तरह इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और ये दोनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। बिकॉज अच्छा जो फौजी होता है वो जबरदस्ती के
जोखिम नहीं उठाता। बहादुरी में और बेवकूफ़ी में बहुत सिंपल थिन लाइन का डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को जो हमेशा मेंटेन रखे अपने दिमाग के अंदर, वही इंसान प्रॉपर एयरमैन बनने की काबिलियत रखता है। ये वाला आंसर सीधे सीधे गलत होगा, बिकॉज आपको रिवर क्रॉस करनी है तो करनी है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम बात करें एसआरटी में, एसआरटी में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो दो टाइप की प्रॉब्लम उसमें होगी हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। पहला रहेगा आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और दूसरा आपका रहेगा इंस्टेंट प्रॉब्लम। जब भी ऐसे एसआरटी आपके सामने आए, सबसे पहले आप इंस्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हुए। जिस भी एसआरटी के रिस्पांस में किसी सिर्फ एक चीज का मेंशन हो, वो एसआरटी का रिस्पांस गलत होगा आपके सिलेक्शन के लिए। किसी भी एसआरटी में किसी एक का ही सॉल्यूशन हो, दूसरे को कंप्लीटली इग्नोर कर दे, वो एसआरटी भी आपके लिए गलत हो जाएगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है एसआरटी सॉल्व करते टाइम। तो आई थिंक ये वाला आंसर आपके लिए क्लियर है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। माउंटेनियरिंग ट्रिप पे जाते टाइम है उसको पता चला कि उसके एक मेंबर जो टीम है वो इंजर्ड हो गया, और बाकी जो सभी थे वो काफी ज्यादा थक गए थे। तो इसके चक्कर में जो क्रूइंग की टीम ने लंबा रूट ले लिया था, लॉन्ग रूट उन्होंने ले लिया था। चार ऑप्शन आपके सामने। उसने क्या किया, उसने ट्रिप को कंटिन्यू रखा। दूसरा, थोड़ी देर के लिए वहां पे रुक गया। तीसरा, फर्स्ट एड दिया इंजर्ड को, रेस्ट किया ग्रुप के साथ, फिर कंटिन्यू किया। और चौथा, रूट को चेंज किया। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसके हिसाब से यहां पे सिर्फ और सिर्फ वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहा है, टेम्पररी प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया। टेम्पररी प्रॉब्लम क्या थी यहां पे, कि आपके एक मेंबर को चोट लग गई थी और बाकी सब थक गए थे। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको माउंटेनियरिंग की ट्रिप करनी थी। यहां पे क्या कर रहा है, वो सिर्फ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहा है कि उसकी ट्रिप कैसे भी कंप्लीट हो जाए। इस वाले में वो सिर्फ टेम्पररी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहा है, वो भी एक, दोनों पे नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सी वाले पे अगेन वो सिर्फ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहा है, रूट चेंज करने से जिसको चोट लगी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। पूरा सॉल्यूशन किस में है, इस वाले ऑप्शन में, बिकॉज इसमें आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी कवर हो रहा है और इंस्टेंट प्रॉब्लम भी कवर हो रही है। और इंस्टेंट प्रॉब्लम को उसने पहले सॉल्व किया कि उसने पहले फर्स्ट एड दिया इंजर्ड को, फिर रेस्ट किया ग्रुप के साथ, और उसके बाद उसने कंटिन्यू किया अपनी जर्नी को। इस तरीके से जो भी रिस्पॉन्स आपको दिखेंगे जहां पे आपकी इंस्टेंट प्रॉब्लम और परमानेंट सॉल्यूशन दोनों हो रहा है, उसी ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ताकि आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर दिखे, कंप्लीट दिखे, ऑर्गेनाइज दिखे और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। फोर्थ वाला, जर्नी के टाइम पे रात के समय उसको पता चला कि कुछ मिसक्रिएंट है जो कंपार्टमेंट में घुस के लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसने क्या किया, पहला कुछ नहीं किया, दूसरा सो गया रास्ते भर के लिए, तीसरा चिल्लाने लगा हेल्प के लिए, अगेन कुछ नहीं किया, इनएक्शन, नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ फौजी, सो गया रास्ते भर, अगेन नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ फौजी, चिल्लाने लगा मदद के लिए, खुद से कुछ नहीं किया, अगेन इसके बाद इनकम्प्लीट है ये। लोग मदद के लिए आए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ, कुछ बातें पता नहीं चल रही इस वाले से। बट अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, अगर अदर पैसेंजर के तौर पर उसने अटैक किया, सडनली पकड़ लिया, फिर उनको जीआरपी को भी दे दिया, तो पूरी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे है। कोई भी बात दिमाग में रह नहीं जाती है कि क्या इसने ये किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके पहले क्या हुआ। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी में कवर हो जा रहा। इस तरीके से आपको ऑप्शन को प्रॉपरली एनालाइज करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आंसर्स को, ऑप्शंस को प्रॉपरली एनालाइज करना है, फिर आपको जो पहला रिएक्शन होगा आपको उस पर टिक कर देना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। फिफ्थ क्वेश्चन, उसकी जो फैमिली थी वो साइक्लोन में अपरूट हो गई। सबसे बड़ा बेटा होने के कारण वह क्या करता है, पहला कंसोल, पहले बात करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और इंस्टेंट प्रॉब्लम क्या है। इंस्टेंट प्रॉब्लम है कि आपकी जो फैमिली है वो अपरूट हो गई साइक्लोन से। अब यही आपकी इंस्टेंट प्रॉब्लम भी है, यही आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी है कि किस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। पहले वाले में वो कंसोल कर रहा है, कंफर्ट कर रहा है, बट यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में उसको पता ही नहीं क्या करना है, डेफिनेटली गलत। चौथे वाले में उसने कुछ किया ही नहीं, डेफिनेटली गलत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि उसने एक जॉब ढूंढी, नई जगह ढूंढी अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, तो उसने यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात करी है। दो टाइप के लोग होते हैं, पहला जो सॉल्यूशन सोचते हैं, दूसरा जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जो फौजी होता है जो प्रॉपर
एयरफोर्स का एस्पिरेंट होता है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पे ज़्यादा फोकस करता है, ना ही बड़े बड़े ख्याल बनाने में। और यहीं पे आपके मनसा, वाचा और कर्मणा का डिफरेंस आता है कि आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और जो आप काम करते हो, वो तीनों चीज़ें अगर जब तक सेम नहीं है तब तक आप एक प्रॉपर फौजी बनने के लायक नहीं है। तो जो आप सोचो, जो आप बोलो, वही एक्शन भी आपको लेना है। यहाँ पे आप एक्शंस की बात करें तो आपके हीरो ने यहाँ पे एक्शंस लिया है, तो एक्शन पे ज़्यादा फोकस आपका हमेशा रहेगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वालिटी की। देर रात अपने दोस्त के घर से वापस आते टाइम उसने पता चला कि कुछ आदमी या फिर एक आदमी एक लड़की को टीज कर रहा था एक सुनसान जगह पे। तो वह क्या करता है, पहला सीधे अपने घर चला गया। गलत आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पे आप एक अच्छे सिटीजन के तौर पे नहीं आ रहे, तो ये गलत क्वालिटी को शो कर रहा। सी ऑप्शन, लड़की पे चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो रात में क्यों अकेले टहल रही थी, ऑल्सो अ गलत ऑप्शन। डी ऑप्शन, उसने कुछ नहीं किया, अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव टू टेक एक्शन, तभी तो आप यहाँ पे हीरो के तौर पे बाहर निकल के सामने आएंगे। बी ऑप्शन क्या कहता है कि उसने मॉलेस्टर पे अटैक किया सरप्राइज से। नो, सिर्फ अटैक द मॉलेस्टर होता तो यहाँ पे होता है कि आप अननेसेसरी उसको हीरो बना रहे, बहुत ज्यादा ताकतवर बना रहे। बट अटैक जब आप लिखते हो सरप्राइज के साथ, मतलब कि आपके पास एक अपर हैंड है, आप जीत सकते हो वहां पे। और गर्ल को उसके घर पे ले जाके प्रॉपरली छोड़ दिया। Now this is how you are providing solution to the problem shown to you। यहाँ पे आपकी क्वालिटीज अच्छी निकल के सामने आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुपर हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप जाके कन्फ्रंट करोगे, बात करोगे, फिर उसको हरा दोगे। आप सरप्राइज के साथ अटैक करोगे ताकि आपके पास अपर हैंड हो, लाइक पीछे से डंडे मारना सर पे, ऐसा कुछ भी, तो वहां पे आपके पास अपर हैंड होगा। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में हमेशा जाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। He was discussing an issue with his friend। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसके जो क्लोज फ्रेंड था उसने उसको थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो वह क्या करेगा, पहला उसको वापस मारने लगेगा, नहीं, ये एग्रेशन शो कर रहा है, बैड क्वालिटी। कंप्लेन किया उसके पेरेंट्स से, अगेन है बैड क्वालिटी। अब दोस्ती में पेरेंट्स को बीच में लाना इज नॉट अ गुड थिंग। चौथा ऑप्शन, आपने जगह छोड़ के वहां से चले गए और कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन की बात यहां पे भी नहीं हो रही, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन है। सेकेंड ऑप्शन, उससे बात किया, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव किया। इससे क्या होगा, इससे आप उस समय में तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे कि आप प्रॉब्लम को बढ़ने से आपने रोका, आपने उस समय के लिए उस चीज को अवॉइड किया। बट लंबी दोस्ती के लिए आपके लिए ये प्रॉब्लम लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं होगा। लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन के लिए यू विल हैव टू गो टू ऑप्शन नंबर बी कि आपने उससे बात किया, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव किया, क्योंकि जब आप रिमूव करोगे तो ही आप आगे बात बढ़ा सकते हैं अपनी दोस्ती की। In this way you will, the right answer will be option number B। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। उसके फाइनल एग्जाम्स थे, शुरू होने वाले थे, वो प्रिपेयर कर रहा था, तभी उसके जो फादर थे उनको काफ़ी अटेंशन चाहिए थे बिकॉज वो सिक थे। मतलब आपका एग्ज़ाम है, आपको उसकी तैयारी करनी है, बट साथ ही साथ आपके फादर की भी तबीयत खराब है। अब यहाँ पे आप कौन सी क्वालिटी शो करेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं दुविधा वाली सिचुएशन आ गई है। एक तरफ आपका कैरियर, आपके एग्जामिनेशन जो ज़रूरी है, एक तरफ आपके फादर जो और ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला, अपने एग्ज़ाम को छोड़ दिया, गलत ऑप्शन होगा, बिकॉज ऑफिसर या फिर कोई एक प्रॉपर जो आर्मी का बंदा होता है वो किसी एक ज़्यादा प्रॉब्लम आने पे छोड़ नहीं देता है, एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकालता है, एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को शो करता है कि किस तरीके से आप 3-4 चीज़ों को, 3-4 प्रॉब्लम को साथ में अरेंज करने की काबिलियत आपके अंदर है। बिकॉज जब आप एयरमैन बन जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक टाइम में सिर्फ एक ही काम हो, आपके पास एक ज़रूरी काम होगा, तभी अचानक से कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, आग लग सकती है, गोलीबारी चल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ आपको साथ में ही मैनेज करनी पड़ेंगी। अपने फादर की हेल्थ ख्याल रखो और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी किया एग्जाम के लिए। एक ये ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा, एक नर्स को हायर किया अपने फादर के लिए और अपनी फोकस किया स्टडीज के ऊपर। और चौथा, अपने फादर की कंडीशन की। तो ये दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों सीधे सीधे गलत होंगे। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये कंप्लीटली बेस करता है आपकी पर्सनालिटी पे। नो, ये एक ऐसा एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आया हूं जहां पे आपको 2 आंसर सही लगेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में आपको यही करना है कि जो आंसर आप करेंगे, जो आपकी पर्सनालिटी पे बेस्ड रिएक्शन है, आप सिर्फ उसी पे टिक करेंगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपके हिसाब से इतनी अच्छी है कि अपने फादर का ख्याल रखते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी नहीं है कि आप दोनों काम साथ में संभाल पाओ तो आप ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे। बट
एयरमैन की क्वालिटी के हिसाब से आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे, बिकॉज आप वहीं पे हैं और वहीं पे होते हुए नर्स को हायर करना इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। और ऊपर से उसके पैसे भी अपने फादर से ही भरवाओगे, तो वो आपकी तरफ से कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को टालना हो गया, ना कि उसको निभाना, ठीक है। क्योंकि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कमा नहीं रहे अभी। अगर आप अपने पैसे से नर्स को हायर करेंगे तो भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल एक्सेप्टेबल है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। उसका रूममेट जो हॉस्टल का था वो लगातार उसको डिस्टर्ब कर रहा था जब भी वो पढ़ने की कोशिश करे। तो वह क्या किया, पहला टीचर से कंप्लेंट किया, नहीं। वार्डन से कंप्लेंट किया, नहीं करोगे आप। आस्क फॉर अ चेंज इन रूम, ये भी नहीं करोगे, प्रॉब्लम से भागना हो गया। अच्छी क्वालिटी क्या शो कर रही है कि उसने पोलाइटली उससे बोला कि वो पढ़ाई का समय है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रूममेट, अगर आपके अपने साथ में कमरे में रहने वाले लड़के से अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो आप एयरमैन बनने के बाद बाकी अनजान लोगों से कैसे ही बॉन्डिंग अच्छी बना पाएंगे। सो अगर आपको अच्छी बॉन्डिंग बनाने का एग्जाम्पल शो करना है तो आपको शुरुआत अपने घर वालों से ही करनी पड़ेगी, या फिर जो भी आपके कमरे में आपके साथ रहता है। अगर आपके पोलाइटली बोलने से आपका रूम वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, तो कल को जब आप एयरमैन बन के आपका प्रमोशन होगा तो आपके जो सबऑर्डिनेट रहेंगे वो आपकी बात भी नहीं मानेंगे। सो इसी तरीके से यू नीड टू बी वेरी मच बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अप्रोच आपको लेके नहीं चलना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज ऑन हिज वे टू अपीयर फॉर SSB when all of a sudden he met a serious accident and he saw blood all over his face। वो SSB देने जा रहा था, SSB इज अ काइंड ऑफ इंटरव्यू जो आप ऑफिसर एंट्री के लिए जाते हैं। तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, सीरियस एक्सीडेंट, और उसके पूरे चेहरे पे खून आ गया। पहला, उसने अपना फेस वॉश किया और SSB देने गया। बी, उसने पहला पता किया कि ये चोट किसको लगी है, ये खून है किसका, उस पर्सन को हॉस्पिटल ले गया और फिर अपने SSB देने गया। सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। नो, ए वाले ऑप्शन में और बी वाले ऑप्शन में लगभग सिमिलरिटी सेम टू सेम है, बट डिफरेंस क्या है, इसमें क्लियर नहीं बता रहा है कि चोट आपको लगी है, किसको लगी है। आप बहते हुए खून के साथ ही तो वापस नहीं जा रहे SSB देने, तो कई चीजें इसमें क्वेश्चन रेज हो जा रहे हैं। बट अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहां पे पहले उसने पता किया कि चोट लगी किसको है, बिकॉज ये जो ब्लड है ये लिखा नहीं है कि इट वॉज कमिंग फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे पे बस खून था, वो सामने वाले का भी हो सकता है। तो उसने पहले पता किया कि चोट किसको लगी है, उस इंसान को हॉस्पिटल लेके गया और फिर अपने इंटरव्यू के लिए गया। तो यहाँ पे काफी प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा सा क्रिएटिविटी शो हो रही है कि जहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, वो खून आपका है, ये मेंशन क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है। सो मेक श्योर कि जब तक मेंशन ना हो कि आपके हीरो को चोट लगी है, इस ही वाले इंसान को चोट लगी है, तब तक आप नहीं मानेंगे कि आप ही को चोट लग चुकी है। समझ गए? क्योंकि अगर आपको चोट लग गई तो आप सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करोगे। सो दिस वे यू नीड टू बी वेरी मच अटेंटिव अबाउट द ऑप्शंस एज वेल। और सारे ऑप्शन को टिक पढ़ने के बाद ही आप टिक करेंगे, यानी कि पहला ऑप्शन आपको सही लगा, आपने टिक कर दिया, फिर आपको लगा कि नहीं यार सेकंड वाला ज्यादा बेहतर था, तो आप दो ऑप्शन में टिक कर नहीं पाएंगे बिकॉज आपने OMR ऑलरेडी भर दी है। तो पूरे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन पे टिक करना है। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, he saw in his native village two groups of people were fighting each other for the post of सरपंच। ने अपने गांव में देखा कि दो ग्रुप था लोगों का, वो सरपंच की पोजीशन के लिए आपस में ही लड़ाई कर रहा था। तो उसने क्या किया, पहला सीन का मजा लिया, एंजॉय किया, तो ये जाहिर सी बात है गलत होगा। दूसरा, खुद को भी इन्वॉल्व कर दिया और मैटर सॉल्व किया। सी, प्रोवोक किया लड़ाई के लिए। और चौथा, गांव ही छोड़ दिया। तो पहला, तीसरा और चौथा तो बिल्कुल सही नहीं होगा, बिकॉज इसमें आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो, इन दोनों में आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। बी वाले में क्या करोगे, आप खुद को वहां पे इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, अगर आप खुद को इन्वॉल्व करते हैं और अगर आप ये बताते हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, मतलब कि आपका सोशल अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, सोशल इन्फ्लुएंस आपका बहुत अच्छा है। आप लोगों के साथ जब रहते हो तो लोग आपकी बातों को सुनते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। मतलब अगर आप ये कह सकते हो कि लोगों के झगड़े को आप शांत कराओगे, मतलब कि आपको ये भरोसा है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। सो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी क्वालिटी को शो करेगा एक एयरमैन की। सो ऑलवेज फोकस ऑन दिस। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। उसके जो फादर हैं उसको सीवियर अटैक आ गया, हार्ट अटैक। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी और उसके जितने भी क्लोज रिलेटिव थे उन्होंने मदद करने से मना कर दिया फाइनेंशियली। सो वह क्या करेगा, पहला
खुद से काम करना शुरू कर दिया, बी एक लोन ले लिया, सी अपने नेबर्स को हेल्प के लिए बोला, और डी उसको पता ही नहीं था क्या करना। तो ऑप्शन नंबर डी तो सीधे सीधे गलत है। अब यहाँ पे आपको बाकी 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं सारे सही लग रहे होंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला स्टार्टेड वर्किंग बाय हिमसेल्फ, ऑल्दो लगेगा कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं है बिकॉज सीवियर हार्ट अटैक में आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, इंस्टेंटली यू नीड मनी। तो ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये बाद के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए ठीक है। नेबर से आपने मदद मांगी बट कंप्लीट नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट कि उन्होंने आपकी मदद करी कि नहीं करी, पैसे मिले कि नहीं मिले, क्योंकि अगर आपके क्लोज रिलेटिव ने मना कर दिया तो चांसेस हैं कि आपके नेबर भी आपको मना कर सकते हैं, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कंप्लीट नहीं बता पा रहे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कॉन्क्रीट सॉल्यूशन क्या है कि आपने एक लोन लिया, आपके हाथ में पैसे आ गए, आपने इलाज करवाया, फिर आप काम करना शुरू कर दो। बट इंस्टेंट जो प्रॉब्लम आपके सामने है वो पैसे की तुरंत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपके उसके फादर को सीरियस हार्ट अटैक आ चुका है। सो दैट्स व्हाई यू विल टेक अ लोन जो आपको क्रेडिबल है, जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे जो प्रैक्टिकल है, कंफर्म है और कंप्लीट है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि वाइल गोइंग ओवर द ब्रिज ओवर अ रिवर विद हिज फ्रेंड, उसने पता चला कि जो आधे ग्रुप है उसके फ्रेंड को, उन्होंने ब्रिज क्रॉस कर लिया, तभी अचानक से जो ब्रिज है वो टूट गया। मतलब आधे लोग ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं, आधे लोग ब्रिज क्रॉस अभी नहीं किए। ऑप्शन नंबर ए, वह दौड़ के रिवर को क्रॉस किया एक बार में, बाकी लोग को रोका डिस्टेंस पे, उनको बोला कि थोड़ा सा दूर रहें, उन लोगों को नदी में गिरने दिया, ऑफ कोर्स गलत ऑप्शन है, उसको पता नहीं था क्या करना है, गलत ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन में आपको सही लग रहा होगा, बट यहां पे रैन एंड क्रॉस द रिवर ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा है, बट बाकी हाफ लोग का क्या, उनके बारे में आपने कुछ सोचा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सेल्फिश अप्रोच हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको अवॉइड करना है। ऑप्शन नंबर बी क्यों सही होगा? क्योंकि उसने बाकी लोगों को डिस्टेंस पे रोका और उनको बोला कि वहां से दूर रहे, तो ये कहीं ना कहीं आप बाकी लोग को भी बचा रहे हो और अपना भी आप पीछे हो, बिकॉज ये कहीं पे मेंशन नहीं कि जहां पे आप खड़े हो एग्जैक्टली वही ब्रिज टूट गया हो। आप उसके पीछे भी हो सकते हैं, आप उसके आगे भी हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो, आपकी इमेजिनेशन में डिपेंड करता है। तो जहां पे आप दूसरों के बारे में सोचोगे वो सॉल्यूशन बेहतर होगा, बिकॉज फौजी हमेशा खुद के पहले दूसरों के बारे में सोचता है, इसलिए हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। His father was accused for murdering his maternal uncle and he was the only eyewitness of that incident. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। उसके पिता पर उसके मामा की हत्या का आरोप लगा है, प्रूफ नहीं हुआ है, और वह उस घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह था। सो वह क्या करेगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अक्यूज्ड का मतलब होता है कि ब्लेम दिया गया है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। पहला, अपने घर से भाग गया, ऑफ कोर्स नहीं, भागने वाले सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। Went to the court as a witness, helped the court take the correct decision. अपने फादर को सफर करने दिया, या आप मान लियो कि अपने फादर नहीं करा है वो काम। पैनिक किया और उसको पता नहीं था करना क्या है, तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हो, आपको नहीं पता कि ये बात सही है गलत है, रियलिटी में क्या है। तो आप एक कंसर्न सिविलियन की तरह, एक अवेयर सिटीजन की तरह आप जाएंगे कोर्ट में, अपनी गवाही देंगे और कोर्ट पे फैसला छोड़ देंगे कि जो भी आपको लगे, क्योंकि आपके साथ जो सच है वो आपने ऑलरेडी कोर्ट में बता दिया, और वही रियलिटी फाइनल रिजल्ट तक लाने में कोर्ट को मदद करेगी। तो यहाँ पे बहुत इमोशनल होकर आपको स्टेप नहीं लेना है, ना ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाना। आपको सिर्फ एक अवेयर आदमी की तरह चलना है, कि जो एक सिटीजन का दायित्व होता है कि आप जाओ कोर्ट में, अपनी गवाही दो, वही काम आपको कर देना, दैट्स ऑल, बाकी कोर्ट अपना संभाल लेगा। लास्ट क्वेश्चन, उसने प्रोफेसर से डाउट पूछा, बट उसके जो प्रोफेसर थे वो उसको पूरी क्लास के सामने डिस्करेज करना शुरू कर दिए। सो वह क्या करता है? अपने प्रोफेसर से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। बी, ये वाला गलत होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप कभी भी अथॉरिटी से आप आर्ग्यू नहीं करेंगे। एज एन एयरमैन, एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस फोर्स, आप हमेशा से ये आपके अंदर बना होना चाहिए कि आप जो अथॉरिटी है उसके अंदर आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है, बिकॉज यही एक पूरा चेन ऑफ कमांड बनाता है और यही डिफेंस को एक साथ रखता है। दूसरा,
उसको पता नहीं था क्या करना और रोना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स नॉट अ क्वालिटी ऑफ ए फौजी। क्लास के बाद कांटेक्ट किया प्रोफेसर से और पता करने की कोशिश किया कि कहाँ गलती हो गई, दोबारा कभी क्लास नहीं। ये तो ईगो वाला फैक्टर हो गया कि आपके टीचर ने डांटा कैसा, आप दोबारा क्लास ही नहीं लोगे। एज अ प्रोफेसर उनके अंदर हक है कि वो आपको डांट सकते, बिकॉज वो आपके मार्गदर्शन के लिए ही वहाँ पे हैं। तो आप क्या करोगे, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह क्लास खत्म होने के बाद आफ्टर द क्लास यू विल कॉन्टैक्ट द प्रोफेसर और बात करने की कोशिश करोगे कहाँ पे गलती आ गई ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो। सो दीज आर द 15 सैम्पल क्वेश्चन कि किस हिसाब से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वहां पे। आई होप इस वीडियो के बाद आपके अंदर सारे डाउट क्लियर होंगे कि एसआरटी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किसी भी तरीके का भ्रम अब आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिंपल बेसिक सेंस के, कॉमन सेंस के क्वेश्चन है जो आपकी पर्सनैलिटी से जुड़े हों और आपके एयरमैन वाली क्वालिटीज़ को शो करें। बट क्वेश्चन आसान होने में और उनको टाइम से सॉल्व करने में डिफरेंस है। घर पे बैठ के क्वेश्चन पेपर पे टिक करना कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट डालेगा आपके टाइम मैनेजमेंट को, बिकॉज आपको OMR शीट को भी फिल करना है और वो अच्छे से फिल करना है। दैट्स वाई व्हेनेवर यू विल कम टू द मेजर कल्सी क्लासेस ऑफलाइन बैचेस, आपको यहाँ पे जो भी SRT की प्रैक्टिस होगी जो रेगुलर बेसिस पे होगी वो आपकी OMR शीट पे ही होती है, ताकि आप को एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में पूरी मदद कर सकें। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप इस साल आपके वर्दी पहनने का सपना साकार हो। जय हिंद।